बुंदेलखंड की धरती डोल रही है, बुंदेलखंड की धरती डोल रही है। मोदी 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 मोदी। महिलाएं भी जबरदस्त स्वागत कर रही हैं। प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ देकर माननीय मोदी जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय ओम माथुर जी। बहन निरंजन ज्योति जी से भी आग्रह करूंगा पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें माननीय मोदी जी का। रंजना जी, दीदी उमा भारती भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, सम्मान करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, साथ में सांसदगण माननीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, भैरव जी, माननीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी, माननीय भानु प्रताप जी, प्रदेश के महामंत्री विजय बहादुर पाठक जी, बावरा 265 के ऊपर कमल का माला है, प्लस कमल के माला से माननीय मोदी जी का स्वागत करें। ये वीरों के धरती पर माननीय मोदी जी पधारे। मित्रों, आप भी तालियों के गड़गड़ से स्वागत करें। रंजना जी रहने दीजिए माले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कमल के पंखुड़ी स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्मृति चिन्ह माननीय मोदी जी को भेंट कर स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी। माननीय मानवेंद्र जी अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। वीर आल्हा जो महोबा के धरती के वीर और पूरी दुनिया में ख्याति थी, ऐसे आल्हा जी की स्मृति जो यहाँ स्मृति है, स्मृति चिन्ह है। माननीय पुष्पेंद्र चंदेल से आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर माननीय मोदी जी का स्वागत करें। माननीय भैरव जी चित्रकूट से अपने स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय भैरव जी, माननीय भानु वर्मा जी, बाबूराम निषाद जी जो अपने पदाधिकारी साथ में स्मृति चिन्ह भेंट करें। जितेंद्र जी अपने महानगर जिले के अध्यक्ष। मानवेंद्र जी आप भी चले जाएं। महोबा के सांसद, युवा सांसद भाई पुष्पेंद्र चंदेल से आग्रह करेंगे कृपया आवें और 1 मिनट में अपना स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आदरणीय पुष्पेंद्र जी, तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत कर दीजिए। मंच पर विराजे देश के गौरव भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सामने लाखों की संख्या में उपस्थित बुंदेलखंड के कोने कोने से आए हुए, खेती के इतने भयंकर समय में लाखों की संख्या में उपस्थित क्षेत्र के समस्त वासीगण, आज बुंदेलखंड परिवर्तन महारैली महोबा में उमड़े विशाल जनसमूह की तरफ से आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं
देश के गौरव, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का मान बढ़ाया है, ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। देश के खाद्यान्न का भंडार भरने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का, जो यहां लाखों की संख्या में लोग जाम में फंसे हैं, जो सड़कों पर हैं, यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी तरफ से भी उनकी स्थिति यहां पर उपस्थिति दर्ज हो जाए, इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि उनका भी नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से श्रीमान प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि आज बुंदेलखंड की इस धरती पर हमारे राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री जी यहां पधारे हैं, और प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं। हमारे संगठन के मर्मज्ञ हैं और मुख्य रूप से संगठन के व्यक्ति हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को संगठन सिखाया है, और उनसे ही हम लोगों ने जो छोटा मोटा जो कुछ सीखा है, उनकी प्रेरणादायी बातों में उन्होंने हमेशा सिखाया छोटे सभी लोगों को कि आपत्ति से अवसर निकालो, आपत्ति में अवसर की तलाश करो। मैं बुंदेलखंड के लिए कोई बात ना करते हुए, क्योंकि जब ऐसा शीर्ष नेतृत्व पूरी दुनिया की जिन पर निगाह टिकी है, ऐसा नेतृत्व बुंदेलखंड की इस धरा पर विराजमान हो, और आपत्ति काल में बुंदेलखंड में अगर ऐसा अवसर मिले कि हमारे मोदी जी मंच पर विराजमान हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। हम सब लोगों से ज्यादा जानकारी बुंदेलखंड के बारे में उनको है, उनको दर्द है। आपको जानकारी है, जब बुंदेलखंड प्यास से तड़प रहा था, जब गर्मी में पानी नहीं मिल रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार पानी नहीं पिला पा रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी के यहां मैंने निवेदन किया कि बुंदेलखंड में दिक्कत है, पानी की कम से कम ट्रेन से पानी पहुंच जाए। उन्होंने बुंदेलखंड ट्रेन से पानी पहुंचाने का काम किया था। आप लोग जानते हैं, बुंदेलखंड का दर्द अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब इतना बड़ा नेतृत्व हो और उसके सामने छोटी मोटी बात हम लोग करें, तो मैं समझता हूं हमारे लिए भी गड़बड़ है। इजराइल जो देश है, वो हमारे बुंदेलखंड के बराबर क्षेत्र भूभाग में खेती करता है। 900 मिलीलीटर पानी इजराइल में साल में बरसता है, और इतना ही हमारे बुंदेलखंड में बरसता है। और वहां के जो किसान जो पैदावार करते हैं, उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2022 तक देश के सभी किसानों की हम आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस धरती पर हमारे यहां जब उनके इजराइल से 2 गुनी जनसंख्या है, इजराइल के बराबर खेती का भूभाग है, तो मैं समझता हूं कि हमको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपत्ति में अवसर मैं देख रहा हूं। इसलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं मंच पर विराजमान हैं, मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः बार बार नतमस्तक होकर के देश के प्रधानमंत्री जी को, उनको बुंदेलखंड की इस धरा के एक एक व्यक्ति की तरफ से प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस धरती पर निकाल करके बुंदेलखंड के लिए आपने जो योगदान दिया, बुंदेलखंड के लिए आज की तारीख 24 अक्टूबर 2016 इतिहास में रहेगी और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी। इसी के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय केशव जी मौर्य जी से आग्रह करेंगे कि बुंदेलखंड के धरती पर अपना उद्बोधन। माननीय केशव जी तेजी के साथ बोलेंगे भारत माता की, और तेजी के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद माननीय ओम प्रकाश माथुर जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन करता हूं। आदरणीय दीदी उमा भारती जी, मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र जी, और मंच पर विराजमान मेरे सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित तमाम पिता तुल मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, ज्यादा बातें मुझे कहनी नहीं, हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। लेकिन
यह बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में इस समय जो स्थिति है उससे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अवगत हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अवगत है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्टाचार करने वाली सपा बसपा की सरकार नहीं होती तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जैसा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी विकास के पथ पर आगे होता और यहां भी समस्याओं का अंत हो रहा होता, लेकिन यह नहीं हो रहा क्योंकि यहां भ्रष्टाचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए काम करते हैं और मैं यह जानता हूं यहां का किसान भी गरीबी के संकट से जूझ रहा है, जो मजदूर है वह भी जूझ रहा है, जो गरीब है वह तो जूझ ही रहा है और गरीबों के लिए समर्पित मुझे तो लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय केवल गरीब की चिंता करते हैं और गरीब के लिए कोई ना कोई योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अनेक योजनाएं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, समय लगेगा। लेकिन अभी छोटी सी एक बात, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सांसद हैं, उन सांसदों को अधिकार है 10 प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में करवाने का, लेकिन अभी सूचना आई हम सांसदों के पास कि हर सांसद कम से कम 3 गरीबों को भी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने का काम करेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं गरीबों के लिए जितना चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, मैं यह कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी के खिलाफ लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी को खत्म करने के लिए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के उत्थान के लिए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान के नाकाम मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं वह विकास होने नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले बहन मायावती जी थी, उन्होंने विकास होने नहीं दिया, यह भ्रष्टाचार के प्रतीक है। आज बुंदेलखंड सहित फतेहपुर के भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हुआ बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो न गुंडागर्दी होगी, न भ्रष्टाचार होगा, न कोई भूमाफिया बुंदेलखंड को लूट करके ले जाएगा, न खोद करके ले जाएगा, और जो गुंडागर्दी करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उस माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जेल में उसकी जगह हो सकती है। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए छूट नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं आप सबके सामने यह भी कहना चाहता हूं, बुंदेलखंड में एक समस्या किसान की अन्ना प्रथा की है कि नहीं है? अन्ना प्रथा की समस्या, लेकिन बुंदेलखंड पैकेज को लूटने के लिए मंडी परिषद बना दी गई, जहां मंडी परिषद की आवश्यकता नहीं थी। अगर मंडी परिषद की जगह गौशालाएं बनाई जाती तो अन्ना प्रथा के नाम पर जो खेती खराब हो रही है उसका उपयोग हो गया होता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप लगातार चिंतित हैं। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के मार्ग में बाधा है। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में कमल खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके स्वप्नों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अपना सहयोग समर्थन देगी। यह विश्वास दिलाता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूं, बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के लिए आपने जो कृपा बरसाई है, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके राज न सूरज डूबे, नाम सुने तो चौक पड़े, वह झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजों के गले पड़े। निकल पड़ी काली की झांकी, झांसी वाली रानी थी, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। मैं बुंदेलखंड की बेटी दीदी उमा भारती को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आमें हम सबका उद्बोधन करें। दीदी उमा भारती जी। मंच पर आसीन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय ओम माथुर जी, केशव मौर्य जी,
साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय सभी सांसदगण, विधायकगण, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की धरती पर, महोबा की धरती पर, आला और ऊदल की धरती पर, स्वामी ब्रह्मानंद जी की धरती पर उनका स्वागत करती हूँ। बुंदेलखंड की इस धरती पर प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो बुंदेलखंड की सभी सीटें प्रधानमंत्री जी के समर्थन में यहाँ के लोगों ने दी हैं और आगे भी बुंदेलखंड की सभी विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये मैं आप लोगों से अपील करती हूँ। ये आपका प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। यहाँ पर जैसा कि हमारे सांसद जी और अध्यक्ष जी बता रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, बुंदेलखंड की धरती में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, पानी है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है, नदियां हैं फिर भी धरती सूखी है। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड की धरती की एक विशेषता रही है कि 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर माना गया है, यानी 100 लोग डंडा लेके खड़े हो और अकेला बुंदेलखंडी निहत्था खड़ा हो तब भी वो 100 के ऊपर भारी पड़ता है। ऐसा इस धरती की अकड़ मानी गई है और शान मानी गई है और इस शान में जरूर बढ़ोतरी होगी अगर यहाँ की गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, भ्रष्टाचार और अपराध मिटेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर वो तैयारी शुरू हो गई है जब सपा और बसपा का अब उत्तर प्रदेश की धरती से हमेशा के लिए सफाया होने वाला है और वो तैयारी के साथ ही साथ जो स्थितियां यहाँ की बनी है कि कांग्रेस का नाम ही लगभग यहाँ से समाप्त हो गया। मैं ओम माथुर जी को कह रही थी कि एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो 10-15 साल तक बनती ही चली जाएगी। अब यहाँ लौट करके कभी भी सपा और बसपा जैसी पार्टियां अब आ नहीं सकती हैं क्योंकि उनका अपराध और भ्रष्टाचार से युक्त जो रोल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। माननीय मोदी जी ने देश के गरीबों को दिया और बुंदेलखंड के गरीबों को भी दिया। सबसे बड़ी चीज, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी, जब से मैंने माननीय मोदी जी को देखा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने देखा है कि वो गरीबों को खाली रोटी नहीं देना चाहते हैं, वो गरीबों को इज्जत के साथ रोटी देना चाहते हैं, सम्मान के साथ रोटी देना चाहते हैं। इसलिए जो भी गरीबी, बेरोजगारी को निदान करने की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, उसमें ध्यान रखा कि लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, रोटी मिले, लेकिन गरीबों को इज्जत के साथ में रोटी और रोजगार मिले, इसका ध्यान रखा। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल की उन सारी योजनाओं को ध्यान से देखिएगा जो गरीबों के लाभ के लिए जिनकी घोषणाएं की गई और जो क्रियान्वित की गई वो सब इसी बात के लिए हैं और ये बुंदेलखंड की धरती इसी बात की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत पहले बचपन में हमने और आपने सबने ऐसे दृश्य देखे हैं जब जिले में आए हुए कलेक्टर और एसपी हमारे गांव में जब आते थे तो बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे होते थे और पूरे गांव के गरीब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे। अब मोदी का राज आया है, अब गांव की जनता कुर्सियों पर बैठी होगी और सामान्य जिले का जो प्रशासन और शासन होता है वो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होगा। कलेक्टर और डीएम और एसपी जब गरीब आदमी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। अभी तक ऐसी सरकारें बनती थी जिनके सामने लोग हाथ फैलाते थे और सरकारें उनको देती थी। अब मोदी जी ने एक ऐसी जनता का निर्माण किया है, ऐसे रोजगार के कार्यक्रमों का निर्माण किया है जिसमें जनता दाता बनेगी और सरकार पाता बनेगी, सरकार उनके सामने हाथ फैलाएगी। इस प्रकार की रोजगार की, गरीबी के निवारण की योजनाओं का निर्माण हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मोदी जी का बुंदेलखंड की धरती पर बहुत भावनाओं के साथ में स्वागत करती हूं और ये यकीन करती हूं कि जितने विधानसभा की सीटें बुंदेलखंड की धरती पर हैं वो सब की सब सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलेगा और इसी के लिए कमल के फूल की माला उनको पहनाई गई है। और हम कितनी योजनाएं यहाँ लेकर के आए लेकिन वो यहाँ क्रियान्वित नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ की सरकार से हमें जो सहयोग मिलना था वो हमें मिल नहीं पाया। बस अब आप इतना कर दीजिए कि आप इस देश की, इस राज्य की व्यवस्था को बदलने के लिए आप शुरुआत कर दीजिए और आप सबसे पहले प्रदेश की सत्ता बदलने की तैयारी कर दीजिए तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ की व्यवस्था बदल जाएगी। सत्ता बदलने की जिम्मेवारी ले लीजिए इस उत्तर प्रदेश की और व्यवस्था बदलने की जिम्मेवारी माननीय मोदी जी यहाँ पर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। जरा उठाइए मेरे साथ में हाथ
दोनों हाथ उठाइए, अपनी मुट्ठियां बांधिए और मोदी जी को वचन दीजिए कि बुंदेलखंड की हर विधानसभा सीट के ऊपर कमल का फूल खिलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मोदी जी को एक वचन और दीजिए हाथ उठा करके। हम लोग एक नारा लगाया करते थे, आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, लेकिन अब नारा लगाइए कि नहीं, आप राज करो और हम आपके साथ हैं। मोदी जी आप राज करो, मोदी जी आप राज करो, मोदी जी आप राज करो। बोलिए भारत माता की। आल्हा आल्हा उदल के धरती से पैगाम नया ये देना है, अंधकार को चीरकर हमें एक नया सवेरा लिखना है। गांव गरीब का बेटा माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा, कृपया हमें और हम सबका मार्गदर्शन करें और सभी खड़े होकर एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार खड़े होकर माननीय मोदी जी का स्वागत करें मित्रों, क्योंकि दुनिया में इस देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है मित्रों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आल्हा उदल जैसे वीर सपूतन की ई धरती खां और उनकी वीरता खां बार बार प्रणाम करत हैं। बुंदेलखंड की पथरीली माटी में पसीने डार डार खेती करने वाले मेहनत कश किसान और अभाव ग्रसित मजदूरन खां दो हाथ जोड़कर राम राम। सब बुजुर्गन मताई बाप लड़का बिटियन खां राम राम। मंच पर विराजमान श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, हमारे तेज तर्रार नौजवान, सदा प्रसन्न चित्त राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों को पानी पहुंचाने का जिसने बीड़ा उठाया है, ऐसी सुश्री उमा भारती जी, केंद्र में मंत्री परिषद की मेरी साथी, इसी उत्तर प्रदेश की धरती की संतान साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र सिंह चौहान जी, यहां के हमारे जनप्रिय सांसद श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमान विजय बहादुर जी, श्री भानु प्रताप वर्मा जी, श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, श्री रवि शर्मा जी, सुश्री रंजना उपाध्याय जी, श्रीमान बाबू राम निषाद जी और प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गत सप्ताह मां भारती की सेवा करते करते आतंकवादियों से, उग्रवादियों से
निर्दोष नागरिकों की रक्षा का प्रण लेकर के जान की बाजी लगाने वाले इसी क्षेत्र के रत्न श्रीमान नरेश कुमार पाल जिनकी शहादत हो गई, मैं उस वीर सपूत को प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैंने देशवासियों से आग्रह किया है इस बार कि हम दिवाली के दिनों में अपनों को बहुत प्यार से याद करते हैं, दिया जला करके अपने घर में रोशनी करते हैं, अंधेरे को हटाने का संकल्प करते हैं। क्या इस दिवाली में देश के उजाले की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान, चाहे थल सेना में हो, चाहे जल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे कोस्ट गार्ड में हो, चाहे इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, न जाने इन गिनत ऐसी सरकारी संगठनें हैं जिसमें हमारे देश के नौजवान सीने पर गोलियां झेलते झेलते हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को आहूत कर देते हैं। इस दिवाली में हर हिंदुस्तानी उनको भी दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भेजे। मैंने मेरा संदेश भेज दिया है। देशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को, और सिर्फ सेना ही नहीं, और भी सुरक्षा बल है, सबके सब अपनी जवानी हमारे सुख चैन के लिए खपा देते हैं। ऐसे वीरों के लिए हमारी दिवाली की शुभकामनाएं देश के लिए मर मिटने के उनके हौसले को बुलंद कर देती है। और ये बुंदेलखंड की धरती तो बुलंदी की आवाज है, देश की बुलंदी की आवाज है। और इसलिए जब मैं शहीद वीर नरेश कुमार पाल को याद करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं, आपसे भी और देशवासियों भी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता से भी इस दीपावली में शुभ संदेश भेजने के लिए अनुरोध करता हूं। ये धरती बड़ी खास है। इस धरती ने तलवार का कर्तव्य भी दिखाया है और कलम से चेतना भी जगाई है। ये वो धरती है जिसने महा योद्धाओं को जन्म दिया है। अलाउद्दीन, महाराजा छत्रसाल, लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, रानी दुर्गावती, न जाने कितने कितने नाम है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम, आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके लिए इसी धरती ने अपना खून बहाया था, जो आज हमें सुख चैन की जिंदगी देता है। ये धरती अध्यात्म की भी धरती है।
महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और वर्तमान काल में मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, ये सभी महानुभावों की श्रृंखला, अनगिनत नाम, मैं आज इस धरती पर आया हूं। मैं इन सबको सादर नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, ताकि हमें एक ऐसी शक्ति मिले जो इस बुंदेलखंड को, यहां के लोगों को मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं, संकटों से उनको छुट्टी दिला दें। ऐसी हमें एक शक्ति मिले, ऐसे हमें आशीर्वाद मिले। भाइयों बहनों, मैं बहुत वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कार्य देखता था। बुंदेलखंड में तो नदियां भी है। हमारे गुजरात में तो एक नर्मदा और तापी मैया के सिवाय पूरे गुजरात में नदियां नहीं, पानी नहीं। लेकिन तब हमने बीड़ा उठाया था, एक एक बूंद वर्षा का पानी बचाएंगे। नर्मदा का पानी जहां तक पहुंचे पहुंचाएंगे। सूखे में जिंदगी गुजारने वाला वो राज्य आज 15 साल के परिश्रम के बाद पानी के संकट से मुक्त हुआ है। भाइयों बहनों, आपको सुनाई देगा, ये मीडिया वालों को अपना काम करने दो भैया, आपको सुनाई देगा। अब मुझे देख लिया है, अब सुनाई देगा, चिंता मत कीजिए। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर भैया। जब मैं बुंदेलखंड के लिए सुनता था, इस इलाके में 5-5 नदियां, लेकिन जल प्रबंधन के अभाव में यहां पत्थर तो सजल है, लेकिन मिट्टी सूखी है। भाइयों बहनों, यहां का किसान तबाह हो गया, और इसलिए ये बुंदेलखंड की धरती, जो धरती के पेटाल से हीरे, मोती, सोना न जाने क्या क्या देने की ताकत रखती है, लेकिन किसान को पेट भरने तक का अन्न नहीं दे पाती है। अगर पानी का प्रबंध कर दिया तो यहां का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना। हमारी उमा जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है। और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की। हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए,
तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा, हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, केन बेतवा इन नदियों को जोड़ने का। उमा जी ने उस बीड़े को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है उमा जी के नेतृत्व में ये काम होके रहेगा, और उसका परिणाम पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। हजारों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। और जब मैं यहां आया था 2014 के चुनाव के समय क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ था, और तब भी मैंने कहा था कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहां के पानीदार लोग हैं जो यहां की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मैं जब गुजरात में था तो होली वगैरह त्योहारों पर उत्तर भाषा हिंदी भाषी लोगों से मिलना का कार्यक्रम हुआ करते थे। तो लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे, मैं पूछता था कहां से आए हो, तो कहते थे बुंदेलखंड से। ज्यादातर लोग बुंदेलखंड के गुजरात में रहते हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से एक आध दो परिवार गुजरात में जाकर बसे ना होंगे। तो मैं उनको पूछता था कि आप कौन से वाले बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड कि उत्तर प्रदेश वाला। शुरू में पूछता था मैं, और सब लोग बताते थे नहीं साहब हम तो सब उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हैं। बाद में मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर गुजरात में आया हो तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला नहीं आता है, उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला आता है, क्योंकि वहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता। अगर मांझा हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है। भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश ने राजनीति बहुत देखी है। हर प्रकार का खेल उत्तर प्रदेश ने देखा है। जिनको खेल खेलने थे उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही। आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए।
अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही सपा बसपा का चल रहा है, उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो सपा और बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों बहनों। आज आप देख रहे हैं सरकार के मुलाजिम तो वही है। 2014 के अखबार देख लीजिए भाइयों, सारे अखबार किस बात से भरे पड़े थे? इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, हर दिन एक खबर आती थी। आज 2.5 साल से आपने मुझे बिठाया है, एक खबर आपने भ्रष्टाचार की सुनी है क्या? एक खबर सुनी है क्या? कहीं कान पे भनक आई है क्या? अगर ईमानदारी से देश चलाने का तय करे तो देश चल सकता है। आज भी देश में ईमानदार लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार बाबू लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार अफसर लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार पुलिस वाले हैं। ताकत जरूरत होती है ईमानदार लोगों को ताकत देने की, और देश में ईमानदारी आ सकती है। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ये जो बेईमानी का खेल चला है, उस खेल से उत्तर प्रदेश को बचाना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का चित्र बहुत साफ है, बहुत साफ है। आज इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जैसे लोकसभा के चुनाव में कोई दुविधा नहीं थी, साफ साफ था कि दूध का दूध और पानी का पानी में फर्क क्या होता है, काला क्या होता है, सफेद क्या होता है, साफ दिखाई दिया था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी मदद की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में। उत्तर प्रदेश नागरिकों ने भांप लिया था कि अगर यही खेल चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, अगर बदलाव लाना है तो 100% लाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने ऐसी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत दिया, दिल्ली के अंदर 100% बदलाव आया। मैं आपका आभारी हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आभारी हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस बार भी ज्यादा उलझन का मामला नहीं है जी। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश किसी को कुर्सी देने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खपा देंगे? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके मेरे नौजवान आपको आपके भाग्य का विचार करना है। आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, दादा ने किसी न किसी भावना में आकर
कहीं न कहीं सपा बसपा वालों को कभी न कभी संभाल के रखा। बाद में लगा होगा चलो यार अपना तो है, लेकिन उन्होंने उनका तो किया, आपके माता पिता दादा चाचा चाची किसी का कुछ नहीं किया, न आपके गांव का किया, न आपके इलाके का किया। मेरे नौजवानों, आपके पूर्वजों को तो वामना के कारण एक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मेरे नौजवानों आप गलती मत करना। आप अपने भाग्य की चिंता करना, आप इस उत्तर प्रदेश के भाग्य की चिंता करना, आप इस बुंदेलखंड के भाग्य की चिंता करना, तो आपको बदलाव मिलेगा। भाइयों, कोई मुझे बताइए, ये प्राकृतिक संपदा यहां जो है, इस पर हक आपका है कि नहीं है? इस पर आपका हक है कि नहीं है? इसकी कमाई में आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें से आपकी जेब में कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके गांव के रास्ते बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आपके तालाब ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके खेत में कुआं ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी फसल के दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग लखनऊ के आशीर्वाद से आकर के सब कब्जा कर लेते हैं, तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे माफियाओं को हटाना है कि नहीं हटाना है? आप मुझे बताइए, आज जो उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां हैं, सपा और बसपा, इनमें वो माजा है क्या इन माफियाओं से भिड़ने का? जी, ये लड़ सकते हैं क्या? ये इनके भरोसे जीने वाले लोग उनसे कोई कदम उठा सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो इन माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए तैयार है। भाइयों बहनों, जहां अच्छी सरकारें होती हैं, वहां पर जमीन सुधार के कानून के लिए कोशिश होती है, ताकि सामान्य मानवी की जमीन की सुरक्षा हो, उसके खेत की रक्षा हो, उसकी सीमाओं की रक्षा हो, कोई उसको दबोच न ले, कोई उससे लिखवा न ले। हर सरकारें जो अच्छी होती हैं, वे जमीन सुधार के कोई न कोई काम करती रहती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, सरकार सपा की हो, सरकार बसपा की हो, यहां पर जमीन सुधारने के काम नहीं होते हैं, जमीन हड़पने के काम होते हैं। कौन कितनी जमीन ज्यादा हड़प लेगा, उसको टिकट दी जाती है, उनको फिर नेता बनाया जाता है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश की धरती हम लोगों की मां है, मां। इस मां को अब लूटने नहीं दिया जाएगा। माफियाओं से ये जमीन छीनने के कारोबारों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आपने सरकारें देखी हैं, मैं आज आपके सामने अच्छी सरकार होती है तो क्या फर्क आता है, इसका उदाहरण बुंदेलखंड एक बढ़िया जगह है, कोई भी नागरिक समझ सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को हम समझें। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर कभी सपा ने राज किया, कभी बसपा ने राज किया, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। भारत सरकार ने दोनों को करीब करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपया दिया, दोनों को दिया, बराबर बराबर दिया। परिणाम क्या आया? मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कभी उमा जी ने मुख्यमंत्री के नाते काम किया, जहां कभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया,
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केंद्र सरकार से जो पैसा गया, पाई पाई का पूरा हिसाब के साथ उपयोग किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कहीं पता नहीं चल रहा है कि उन पैसों का क्या हुआ। मैं बताता हूं आपको, यहां के किसानों को पानी की किल्लत है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब करीब योजना के तहत पानी पहुंचाने का 90% काम पूरा कर दिया, और उत्तर प्रदेश में अभी भी 40% से आगे काम नहीं पहुंच पाया है। ये जिम्मेवारी सपा बसपा दोनों की है। भाइयों बहनों, यहां पर सिंचाई की योजनाएं लागू करनी थी, कुआं वगैरह के काम। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 70 योजनाएं शुरू की गई, एक भी पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने 170 की, और 170 की 170 पूरी कर दी। पाई पाई काम में लगा दिया। मध्य प्रदेश का किसान सुखी हो गया, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान तबाह हो गया। वाटर शेड मैनेजमेंट का काम मध्य प्रदेश ने 1000 नए प्रोजेक्ट लिए, वाटर शेड के, ट्यूबवेल के काम किए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ने एक भी काम उस दिशा में नहीं किया। दिल्ली से भेजे गए पैसे सड़ते रहे, आपके काम नहीं आए। भाइयों बहनों, नए कुएं बनाने थे, 30,000 का लक्ष्य था नए कुएं इस इलाके में बनाने का। भारत सरकार ने पैसे दिए थे किसानों के लिए 30,000 नए कुएं। आपको जानकर के दुख होगा, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, 30,000 में से सिर्फ 3,500 कुओं का काम हुआ है। 27,000 के करीब कुएं किसी ने देखा तक नहीं है। पैसे कहां गए पता नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, उसका बुंदेलखंड, उन्होंने 45,000 कुओं की योजना बनाई। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, जो किसान पैदा करते हैं उनकी फसल बर्बाद न हो, इसलिए स्टोरेज का काम करना था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने किसानों के लिए 6 लाख टन अनाज संग्रह के लिए गोडाउन वगैरह तैयार करने थे, कर दिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में 1 किलो का भी वृद्धि नहीं की गई। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है। भाइयों बहनों, जहां सूखा होता है, जहां किसानों को परेशानी होती है, वहां अगर पशुपालन पे ध्यान दिया जाए, दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, तो वहां के किसान को बचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने 18,000 परिवारों को इस काम में जोड़ा। पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध की व्यवस्था करने में। लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ने, जहां सपा और बसपा की सरकारें हैं, जो पुरानी मंडलियां थी, उसमें भी राजनीति उठापटक का खेल खेला और ज्यादातर मंडलियों को ताले लग गए। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा वालों ने किया है। भाइयों बहनों, मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जनता के पाई पाई का समय पर उपयोग करती है, और सपा बसपा की सरकार है तो सत्ता का उपयोग
खेल खेलने के लिए किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं किए जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का संकल्प कीजिए। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा तभी आपका भाग्य बदलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं। मुझको भी उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का मुझ पर हक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार दो, अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। भाई, मुझे आपके लिए कुछ करके जाना है। भाइयों बहनों, मैं कर्ज चुकाने आया हूं। मैं सामने से आपकी सेवा करने आया हूं। अभी उमा जी एक नारा बुला रही थी, मैं जरा उस नारा को करेक्शन करना चाहूंगा। उमा जी ने कहा, मोदी जी आप राज करो, हम आपके साथ हैं। जी नहीं, नारा ये बुलाया, मोदी जी सेवा करो, हम आपके साथ हैं। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो एक मजदूर की तरह, आपकी तरह, मुझे जो काम मिला है, आपके लिए अपने आप को खपाने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। सेवा यही मेरा परमो धर्म है, इसी को करते रहना चाहता हूं। गरीब के आंसू पहुंचना चाहता हूं, किसान की जिंदगी बदलना चाहता हूं, गांव के जीवन में नई चेतना लाना चाहता हूं, नौजवानों के सामर्थ्य से देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। इसलिए सेवा यही मेरा रास्ता है। उस सेवा के लिए, खपने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और इसीलिए आज आपकी बुंदेलखंड की धरती को नमन करने आया। भाइयों बहनों, कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बांट लेकर के मैं जब चला हूं, ज्यादातर हिंदू समाज में ऐसी एक विकृत धारणा बन गई कि बेटा हो तो अच्छा, बेटी है तो बोझ है। और उसका परिणाम ये आया, 1000 लड़के पैदा होते हैं तो सामने 800 या 900 बेटियां पैदा होती है। हर 1000 में 100-150 बेटियां कम होती है। समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। बेटियों को मां के गर्भ में मार दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये पाप है, गुनाह है। अगर गुनाह करने वाला हिंदू है तो क्या हुआ? मेरी सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, संप्रदाय नहीं देखना चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए। हमने हिम्मत से इस बात को आगे बढ़ाया है। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे
और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। मैं मीडिया से आज सार्वजनिक रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, टीवी डिबेट करने वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। मेहरबानी करके उसको भाजपा और अन्य दलों का मुद्दा मत बनाएं। मेहरबानी करके उसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न बनाएं। डिबेट ये होनी चाहिए कि मुसलमान समाज में जो शास्त्रों को जानते हैं, जो कुरान को जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग टीवी पर आए, वे चर्चा करें। जो पक्ष में है वो मुसलमान बताए पक्ष में है, तो जो विपक्ष में है तो वो मुसलमान बताए क्या उनके तर्क है। देश की शिक्षा होनी चाहिए, देश का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। मुसलमान समाज में पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, आधुनिक विचार रखने वाले लोग हैं। मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख करके मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए अच्छे से अच्छा विचार रखने वाली है। अगर टीवी डिबेट करते हो, मीडिया में चर्चा करते हो, उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते, उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, और सरकार ने अपनी बात रख दी है। और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड की धरती पर मैं जब हेलीकॉप्टर से आया था, मैं देख रहा था मीलों तक रास्ते भरे पड़े थे, लोग शायद पहुंच भी नहीं पाए होंगे। ये इतना जन सैलाब, और अभी ठंड शुरू नहीं हुई, इसी गर्मी में भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के लिए वोट देना तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए वोट देना तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए वोट देने का तय कर लिया है। अब सपा बसपा के चक्कर से मुक्ति का यह आंदोलन है। सपा बसपा के चक्कर से उत्तर प्रदेश को बिताने का आंदोलन है। सपा बसपा के कुर्जियों के कारण तबाह हुए उत्तर प्रदेश को बचाने का आह्वान करने आया हूं। आपने जो जन समर्थन दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की,
दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। जय भारत माता की। जय भारत माता की। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र जी धन्यवाद देने की कृपा करें। माननीय मानवेंद्र जी। शौर्य और पराक्रम की भूमि इस बुंदेलखंड की भूमि पर आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वचनों ने हम सबको अभिभूत कर दिया है। मैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आदरणीय ओम माथुर जी प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय उमा जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं उपस्थित समस्त वरिष्ठ जन, आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हैं। आप सबके आशीर्वाद से अब बुंदेलखंड में परिवर्तन आए। एक बार जोरदार मित्रों। काशी से चलकर आया है और दुश्मन को दहलाया है। मोदी मोदी कहकर उसको दुनिया ने गले लगाया है। बुंदेलखंड के धरती पर एक बार जोरदार स्वागत करिए और मोदी जी काशी के लिए प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जबरदस्त लाखों की भीड़ है मित्रों। रुक कर जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि अब रैला चला आ रहा है, इसलिए आप सब आराम से जाना मित्रों।